क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें बोल रहे देयर आर 4 doors in Lotus Temple. In how many ways can a person enter the temple and leave by a different door? तो number of ways in which a person can in which a person can enter the temple and leave by a different door and leave by a different door. 4. Number of doors available for entering. एंटर करने के लिए 4 दरवाजे हैं, वो चारों में से किसी से भी एंटर कर सकता है. 4 डोर्स अवेलेबल हैं एंटर करने के लिए, लेकिन उसको जो लीव करना है ना, जो उसको वहाँ से लोटस टेम्पल से बाहर निकलना है, वो निकलना है किसी डिफरेंट डोर के थ्रू. तो किसी डिफरेंट डोर के थ्रू अगर उसको बाहर निकलना है तो हम ये बोलेंगे 3. ये क्या है? नंबर ऑफ डोर्स through which he may leave. उन्होंने बोला ना लीव थ्रू अ डिफरेंट डोर, नंबर ऑफ डोर्स थ्रू विच ही में लीव. ठीक, तो 4 डोर तो उसके पास अवेलेबल है एंटर करने के लिए, लेकिन लीव उसमें से नहीं करेगा. बस जिस डोर से उसने एंटर कर लिया उस पर वो क्रॉस मार्क लगा देगा. बाकी के 3 डोर्स अवेलेबल हैं, तो 3 में से किसी से भी निकल सकता है. तो 4 3 12 हो गया, सीधा सीधा. समझ गए? और बताओ, और कौन सा डाउट था? और था 6th है मेरे में, हाउ मेनी 3 digit numbers can be formed. ये there are 21 towns in districts connected by railway. एक मिनट दोबारा बोलो, क्या क्या? There are 21 towns in districts connected by railway. नहीं है भाई, मेरी तो बुक में ही नहीं है, फोटो भेजो. एक मिनट दो जरा, मैं पानी पीकर खांसी आ रही है. पता नहीं इस वाले चैप्टर में क्वेश्चंस आगे पीछे कर रखे हैं काफ़ी. देखता हूँ अभी. इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, देयर आर 21 टाउन्स इन अ डिस्ट्रिक्ट.
देयर आर 21 टाउन्स इन अ डिस्ट्रिक्ट कनेक्टेड बाय रेलवेज, ठीक है. फाइंड द नंबर ऑफ टिकट्स रिक्वायर्ड बाय द रेलवे सो दैट अ पैसेंजर कैन ट्रैवल फ्रॉम वन टाउन टू अनदर. फाइंड द नंबर ऑफ टिकट्स required by the railways so that a passenger can travel from one town to another. Twenty-one towns. Number of tickets required by the railways so that a passenger can travel from one town to another. डिस्ट्रिक्ट क्या होता है ना, डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, ये छोटे छोटे टाउन्स का एक ग्रुप होता है. मतलब बहुत सारे टाउन्स मिलकर एक डिस्ट्रिक्ट बना देता है पूरा. जैसे हम गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इसमें छोटे छोटे बहुत सारे टाउन्स मिलते हैं और मिलकर एक डिस्ट्रिक्ट बना देते हैं. तो इसी तरीके से यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोल रहे हैं देयर आर 21 टाउन्स इन डिस्ट्रिक्ट कनेक्टेड बाय रेलवेज. तो एक पूरा डिस्ट्रिक्ट है, उसमें 21 टाउन्स हैं, वो कनेक्टेड हैं. और सारे के सारे टाउन्स जो हैं आपस में रेलवे के थ्रू कनेक्टेड हैं. अब वो बोल रहे हैं कि रेलवे को कितने टिकट चाहिए, कितने टिकट चाहिए अगर मतलब अगर एक आदमी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाता है. तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर फाइंड द नंबर ऑफ टिकट्स रिक्वायर्ड बाय द रेलवेज सो दैट अ पैसेंजर कैन ट्रैवल फ्रॉम वन टाउन टू अनदर. ठीक है, सो दैट अ पैसेंजर कैन ट्रैवल फ्रॉम वन टाउन टू अनदर. तो हम ये कहेंगे कि एक तो होगा बोर्डिंग स्टेशन, एक तो बोर्डिंग स्टेशन होगा और एक होगा डेस्टिनेशन स्टेशन. एक होगा बोर्डिंग स्टेशन और एक होगा डेस्टिनेशन स्टेशन. अब ये जो बोर्डिंग स्टेशन है मतलब एक पैसेंजर जो है वो जो पूरा का पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट में 21 टाउन्स हैं. अब वो रेलवे को कितने टिकट चाहिए, तो वो बोल रहे हैं कि जो वो एक पैसेंजर है वो कोई भी बोर्डिंग वाला जो स्टेशन है, कोई भी बोर्डिंग वाला स्टेशन वो चुन सकता है. तो उसके पास बोर्डिंग वाला स्टेशन चुनने के लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 21 ऑप्शंस अवेलेबल हैं. तो नंबर ऑफ वेज में सीधा सीधा लिखूंगा यहाँ पर बोर्डिंग स्टेशन के उसके पास ऑप्शन है 21. ठीक है, अब वो इसी सेम स्टेशन से जिस स्टेशन पर उसने टिकट लिया है वो इसी स्टेशन से इसी स्टेशन का टिकट तो नहीं लेगा, इस स्टेशन से किसी दूसरे टाउन का टिकट लेगा. तो अब दूसरे टाउन कितने बचे उसके पास 20. तो डेस्टिनेशन स्टेशन कितने बचे हैं, टोटल 20 बचे हैं. तो वो 21 से 20 मतलब इसका मतलब नंबर ऑफ वेज कितने हो गए 21 मल्टीप्लाइड बाई 20. शायद समझ गए होंगे. ठीक है, 21 टूजा हो गया 42, उसके आगे 0 लगा था तो 420 टिकट्स उसको चाहिए. ठीक है, यही आ रहा है आंसर. चलिए जी, इसके बाद बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है. फाइंड द नंबर ऑफ, ये वाला 9th पूछ रहे थे ना अगला. 8th, ठीक है, ठीक ठीक ठीक. क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा. इसमें इन अ क्लास टेस्ट अ टीचर डिसाइड्स टू गिव 5 क्वेश्चंस, 1 ईच फ्रॉम फर्स्ट 5 एक्सरसाइजेस ऑफ द टेक्स्ट बुक. Teacher decides to give 5 questions, 1 each from first 5 exercises of the textbook. So exercises first, second, third, एक्सरसाइज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. तो एक क्या बोल रहे हैं, इन अ क्लास टेस्ट अ टीचर डिसाइड्स टू गिव 5 क्वेश्चंस, 1 ईच फ्रॉम फर्स्ट 5 एक्सरसाइजेस ऑफ द टेक्स्ट बुक. तो एक टेक्स्ट बुक में 5 एक्सरसाइजेज हैं और जो टीचर है वो क्लास टेस्ट में डिसाइड करता है कि हर एक एक्सरसाइज में से एक एक क्वेश्चन देगा. उसके बाद वो बोल रहे हैं कि इफ द फर्स्ट 5 एक्सरसाइजेज हैव 7, 12, 6, 10 एंड 3 क्वेश्चंस रिस्पेक्टिवली, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच द क्वेश्चन पेपर कैन बी सेट. समझ में आई गया होगा भाई. पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, पहला क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट एक्सरसाइज में से देगा वो फर्स्ट एक्सरसाइज में. और फर्स्ट एक्सरसाइज में कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसके पास, 7 ऑप्शन. तो 7 में से कोई भी एक क्वेश्चन दे सकता है. सेकंड एक्सरसाइज में 12, तो 12 में से कोई भी एक. थर्ड में 6, फोर्थ में 10 और फिफ्थ में 3.
तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएगा इन विच द क्वेश्चन पेपर कैन बी सेट। समझ गए? Yes, sir. तो नंबर ऑफ वेज ये हो गए आपके 12 7 जा 84, 6 3 जा 18, 18 into 10 180, 18 4 जा 72, 7 कैरी आ गया, 18 8 जा 144 और 7 144 और 7 कितना हो गया 151 और आगे 0 15120, यही है ना? Yes, sir. चलिए जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में है फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग। फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड ऑनेस्ट, रिपीटिशन ऑफ लेटर्स नॉट अलाउड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट देखिएगा। ये अब हमारे पास लेटर्स अवेलेबल क्या क्या है? ऑनेस्ट लेटर्स अवेलेबल है ऑनेस्ट, तो ये हैं। अब वो बोल रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड ऑनेस्ट। 4 लेटर वर्ड्स, तो लेटर्स मेरे पास 6 अवेलेबल है। ठीक है, तो नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो चार लेटर के वर्ड्स हमको बनाने हैं। तो पहले प्लेस में से ये जो 6 के 6 हैं, इनमें कोई रिपीट तो नहीं हो रहा है, हम देख रहे हैं कोई रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये जो 6 के 6 इनमें से कोई सा भी मैं ले सकता हूँ। तो मेरे पास पहले प्लेस पर जब मैं लेटर लिखूंगा, अल्फ़ाबेट लगाऊंगा, तो पहले प्लेस पर मेरे पास 6 लेटर्स 6 अल्फ़ाबेट्स अवेलेबल हैं। पहले प्लेस पर 6 अल्फ़ाबेट्स हो गए। फिर उन्होंने बोला रिपीटिशन ऑफ लेटर्स इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। अगर पहले पर मैंने मान लीजिए एच लिख दिया, तो अब मेरे पास 5 बचे। ठीक है, तो अब 5 बचे, तो हमारे पास दूसरे प्लेस पर बचते हैं 5, तीसरे प्लेस पर बचते हैं 4 और चौथे प्लेस पर बचते हैं 3। बस ये है। तो 6 5 जा 30 एंड 4 3 जा 12 एंड 12 3 जा 36 और एक आगे 0 रख दिया, 360 वर्ड्स। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, आ रहा, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, सेकंड पार्ट है फॉर अ ग्रुप फोटोग्राफ 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स स्टैंड इन अ लाइन इन ऑल पॉसिबल वेज, हाउ मेनी फोटोज कुड बी टेकन इफ ईच फोटो corresponds to each such arrangement? If each photo corresponds to each such arrangement for a group photograph 3 boys and 2 girls stand in a line in all possible ways. In all possible ways. तो जब ये 3 boys and 2 girls stand in a line with stand in a line in all possible ways, तो कितने तरीके हो सकते हैं वो देखिएगा। बॉयज B1 B2 B3, तो 3 बॉयज हैं। ठीक है, और गर्ल्स कितनी हैं? 2 गर्ल्स हैं। ठीक है, तो हम ये कहेंगे नंबर ऑफ वेज in which number of ways in which they can stand, number of ways in which they can stand in a row, number of ways in which they can stand in a row। तो हम ये कहेंगे कि ये इसी तरीके से हो गया जैसे ये था ना ऑनेस्ट वाला। तो इसमें क्या था कि इसमें हमारे पास 6 जो हैं लेटर्स अवेलेबल थे। अब हमारे पास क्या है कि अब हमारे पास 6 जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं। तो 6 स्टूडेंट्स हैं, तो वो आगे पीछे किसी भी तरीके से एडजस्ट हो सकते हैं।
वो बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए एक अरेंजमेंट है तो एक अरेंजमेंट के लिए एक फ़ोटो खींचेगी। अब मान लीजिए पहले B1 है फिर B2 है, अब उन्होंने अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर दी कि B2 आगे खड़ा हो गया और B1 पीछे खड़ा हो गया। तो फिर क्या होगा कि अगर इन्होंने अपनी पोजीशंस इंटरचेंज कर ली हैं तो उस केस में हम ये कहेंगे कि ये एक नया अरेंजमेंट बन गया, तो उसके लिए एक और फोटो। अगर मान लीजिए B3 आगे है, B3 सबसे पहले खड़ा हो गया तो फिर एक और अरेंजमेंट, तो फिर उसके लिए एक और फोटो। तो नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन स्टैंड इन अ रो, 1 2 3 4 और 5। तो 5 है, तो पहले प्लेस पर इन 5 बच्चों में से कोई भी आ सकता है, तो 5। फिर अब स्टूडेंट तो रिपीट नहीं हो सकता ना फोटोग्राफ में, एक स्टूडेंट अगर एक बार एक पोजीशन पर है तो दूसरी पोजीशन पर दूसरा स्टूडेंट ही होगा। तो दूसरी पोजीशन पर हो गया 4, तीसरी पोजीशन पर अब 3 ही बच्चे बचे तो 3। अब इस पोजीशन पर कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं, 2, और इस पोजीशन पर कितने ऑप्शन, केवल एक स्टूडेंट बचा। तो 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120। समझ गए होंगे? Yes, sir. ठीक है, चलिए जी, और कोई डाउट हो तो बताओ इसमें। Yes, sir. और है। ठीक है, एग्जांपल्स ट्राई करें। एग्जाम्पल सर एक क्या रहता है वो पढ़ लिया था, बाकी सारे हो गए थे कंप्लीट। ठीक है, और एक्सरसाइज के भी सारे हो गए। एक्सरसाइज के सर मैंने 9 तक ही करे थे, बाकी 3 मैं कर लूँगी। ठीक है, कोचिंग रहती है स्टार्ट करने रहती है। कौन सा वाला? सर मेरे खुद खातर करने रहती है। अच्छा अच्छा, तो चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 10 11 और 12 एक बार ट्राई करना, ठीक है। अगर हो जाते हैं तो, नहीं होता है तो मैं बताऊँगा आपको। ओके। ठीक है, अगला देखते हैं फिर जरा। अगला देखते हैं, ये अगला जो टॉपिक है, ये तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का। नेक्स्ट टॉपिक है परमुटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। अभी हमने इससे पहले, ये वाली एक्सरसाइज से पहले हमने ये करा था, फैक्टोरियल नोटेशन करा था। अब करेंगे परमुटेशंस का फॉर्मूला। मतलब यही जो क्वेश्चंस हैं, ये हम अभी तक जो कर रहे हैं, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से कर रहे हैं। अगर इसको परमुटेशन के फॉर्मूले से करें तो किस तरह से होंगे वो देखना है। तो जरा देखिएगा, इसका ना एक फॉर्मूला होता है सीधा सीधा, NPR, एक फॉर्मूला नोट करें। परमुटेशंस में ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, हेडिंग डालें परमुटेशंस। when all objects permutations when all objects are different when all objects are different, तो इसका फॉर्मूला होता है NPR। NPR ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें जो है
सीधा इसके आप एग्जांपल्स देखिए, जैसे मेरी बुक में एग्जांपल नंबर 1 दे रखा है, ये है फाइंड द वैल्यूज ऑफ 60p48। एग्जांपल 1 फाइंड द वैल्यूज ऑफ 60p48। p48। तो यहाँ पर जो ऊपर लिखा हुआ है ये मेरे लिए n हो गया, और जो नीचे लिखा हुआ है ये हमारे लिए r हो गया। ठीक है, तो इसको किस तरीके से करेंगे देखिएगा, ये होगा 60 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल अपॉन 60 माइनस r, यानी कि 48 फैक्टोरियल। तो 60 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल। इसको अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसमें कैलकुलेशन में टाइम मत खराब करना कि 60 को मल्टीप्लाई करने लग जाओ, मतलब ये आपको ऐसे ही करके छोड़ना है, क्योंकि ये इतना लंबा क्वेश्चन है, ये सॉल्व नहीं होगा। तो इसको ऐसे ही करके छोड़ देना, इतना ही करके छोड़ देना। सेकंड पार्ट देखिएगा, सेकंड पार्ट में क्या है, 60p48, सेकंड पार्ट है 60p2। 60p2, तो 60p2 क्या हो जाएगा, 60 फैक्टोरियल अपॉन 60 माइनस 2 अपॉन 60 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो 60 फैक्टोरियल अपॉन 60 माइनस 2 कितना हो गया, 58 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करा जा सकता है, इसको कर देना, क्योंकि 60 से जस्ट एक नंबर छोटा क्या हो जाएगा, 59, उससे एक नंबर छोटा हो जाएगा 58। 58 फैक्टोरियल पर रुक जाओ, और नीचे 58 फैक्टोरियल है ही, तो ये 58 फैक्टोरियल नीचे आ गया, 58 फैक्टोरियल से 58 फैक्टोरियल कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 तो लास्ट में आ ही जाएगा, 6 9 जा 54, 6 5 जा 30 और 5 35, 3540, 3540 ये हो गया। उसके बाद एग्जाम्पल 2, फाइंड एन इफ। फाइंड एन इफ, एग्जाम्पल नंबर 2 का एग्जाम्पल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिएगा, NP4 is to NP5। NP4 is to NP5 NP4 is to NP5 is equal to 1 is to 2, is equal to 1 is to 2। अब NP4 है अपॉन NP5 is equal to 1 upon 2। NP4 क्या हो गया, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल, और NP5 क्या हो गया, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो जब इस तरीके का कोई रेशो मिल जाता है ना, कि ऊपर भी एक रैशनल नंबर है और नीचे भी रैशनल नंबर है, ठीक है, तो क्या होता है कि सबसे ऊपर वाली टर्म और सबसे नीचे वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाती, होकर न्यूमरेटर में आ जाती है। ठीक है, तो देखिएगा जरा, सबसे ऊपर वाली टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगी, तो n फैक्टोरियल इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद ये जो n माइनस 5 है, n माइनस 5 फैक्टोरियल को ऐसे ही रहने देना, n माइनस 5 फैक्टोरियल, और n माइनस 4 इससे जस्ट छोटा जो है वो क्या हो जाएगा, n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। n माइनस 5 फैक्टोरियल से n माइनस 5 फैक्टोरियल कट गया, ऊपर 1 बचा, तो 1 अपॉन
अब 1 अपॉन एन माइनस फोर, खैर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एन माइनस फोर इंटू वन कितना हो गया, एन माइनस फोर, और 1 इंटू टू कितना हो गया 2, माइनस फोर को उधर ले जाओ तो एन इज इक्वल टू 2 प्लस 4, एन की वैल्यू कितनी आ गई 6। समझ गए होंगे, बताइए। Yes, sir. ठीक है, ऐसे ही अगला देखिएगा, जो सेकंड पार्ट है इसका वो है पी एन फोर। पी एन फोर पी और ब्रैकेट में लिखा हुआ है एन कॉमा फोर इज इक्वल टू 20 पी एन कॉमा टू, 20 पी एन कॉमा टू। तो पी एन फोर कितना हो गया, पी एन फोर का मतलब क्या होता है, ये पी एन फोर का मतलब है एन पी फोर, जैसे ये एन पी फोर था तो ये लिखिएगा, मतलब जो पहले लिखा हुआ है वो ऐसे ऊपर लिखा जाएगा, जो बाद में लिखा हुआ है वो नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया एन पी फोर, तो एन पी टू। अब एन पी फोर क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस फोर फैक्टोरियल, 20 इंटू एन पी टू क्या हो गया, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस टू फैक्टोरियल, इधर एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कट गया, तो 1 अपॉन एन माइनस फोर फैक्टोरियल को ऐसे ही रहने देंगे, 20 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन एन माइनस टू को लिखेंगे एन माइनस टू, एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री इंटू एन माइनस फोर फैक्टोरियल, एन माइनस फोर फैक्टोरियल से एन माइनस फोर फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। अब ये 20 इंटू वन इधर मल्टीप्लाई होगा 20 हो जाएगा, एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो गया एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब ये एक नंबर है और एन माइनस थ्री उससे जस्ट एक छोटा नंबर है, तो यहाँ पर आपको जो है इसको एक्सपैंड करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री इज इक्वल टू 20 को लिख दीजिए 5 इंटू फोर, मतलब नंबर और उससे छोटा एक नंबर। ठीक है, तो एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री ये नंबर है, उससे जस्ट एक छोटा नंबर है। ऐसे ही 20 को लिखा जा सकता है स्प्लिट करके, ना लिखा जा सकता होता तो फिर हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तरीके से ही करते हैं। क्वाड्रेटिक से भी करोगे तो भी रिजल्ट सेम आएगा, नहीं तो ये शॉर्टकट तरीका है। यहाँ पर देखिए आइदर एन माइनस टू को 5 के इक्वल रख दो या एन माइनस थ्री को 4 के इक्वल रख दो, रिजल्ट सेम आएगा। एन माइनस टू इज इक्वल टू 5 और एन माइनस थ्री इज इक्वल टू 4, रिजल्ट आपका अल्टीमेटली 7 ही आ रहा है। बताइए, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे, इस तरफ ये मिटा लूँगी। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 में है फाइंड आर इफ फाइंड आर इफ 22 पी आर प्लस 1 22 पी आर प्लस 1 is to 22 पी आर प्लस 1 is to 20 पी आर प्लस 2 is equal to 11 is to 52 is equal to 11 is to 52। ये हो गया, तो रेशियो निकाल लीजिए 22 पी आर प्लस 1, तो 22 फैक्टोरियल अपॉन पी आर प्लस 1 मतलब क्या हो गया 22 माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन 20 पी आर प्लस 2, तो 20 फैक्टोरियल अपॉन 20 माइनस आर प्लस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू
11/52, ठीक है। अब न्यूमरेटर में देखिए 22 फैक्टोरियल है, क्या होता है कि सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले टर्म से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है, और बीच वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। तो कर लो हाथ के हाथ, 22 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई ये क्या हो जाएगा 20 माइनस आर माइनस 2, तो 20 माइनस 2 कितना बन गया 18 है ना, और 18 माइनस आर फैक्टोरियल, 18 माइनस आर फैक्टोरियल। दिखाई दे रहा है बेटा दोनों को, बताओ। Yes, sir. यस सर। ठीक है, अच्छा, और अपॉन में 20 फैक्टोरियल इंटू 22 माइनस आर और माइनस 1, तो 22 माइनस 1 कितना हो गया 21, तो 21 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11/52। अब इसको सॉल्व करिए, 22 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे 22 इंटू 21 इंटू 20 फैक्टोरियल, ठीक है। और ये जो 18 माइनस आर है, अभी इसको 18 माइनस आर ही रहने दो, 18 माइनस आर फैक्टोरियल अभी ऐसे ही रहने दो। डिनोमिनेटर में 20 फैक्टोरियल इंटू 21, अब 21 माइनस आर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 माइनस आर आ जाएगा, 21 माइनस आर, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 माइनस आर, एक और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 19 माइनस आर, समझ रहे हैं ना। 21 माइनस आर माइनस 1 तो क्या हो गया 20 माइनस आर, 20 माइनस आर माइनस 1 तो 19 माइनस आर, और मल्टीप्लाइड बाई अल्टीमेटली 18 माइनस आर फैक्टोरियल। ये हो गया, यहाँ तक रुक गए, इज इक्वल टू 11/52। 20 फैक्टोरियल से 20 फैक्टोरियल कट गया, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, ठीक है। अच्छा जी, और 18 माइनस आर फैक्टोरियल से 18 माइनस आर फैक्टोरियल कट गया, न्यूमरेटर में मेरे पास आता है 42 अपॉन 21 माइनस आर, 20 माइनस आर और 19 माइनस आर इज इक्वल टू 1/52, ठीक है। ये आ गया, अब क्या करें, अब इस पूरे टर्म को इधर ले जाओ और इस पूरे टर्म को इधर ले आओ, तो ये हो गया 21 माइनस आर, 20 माइनस आर और 19 माइनस आर इज इक्वल टू 42 इंटू 52। 21 माइनस आर एक नंबर, उससे जस्ट छोटा एक और नंबर, उससे जस्ट एक नंबर छोटा एक और नंबर, तो 42 इंटू 52, इनको जरा मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि कुछ इस तरीके से करा जा सकता है क्या। तो ऐसे में क्या करना है, पूरा पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना, इन दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन कर देने हैं, इन दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन कर देने हैं। जैसे 42 है तो 42 सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, 2 21 सा, फिर अगला प्राइम नंबर 3 से डिवाइड होगा, फिर 7 से डिवाइड होगा, तो 2 इंटू 3 इंटू 7, ऐसे ही 52 को करो, तो 2 से हो गया 2 26 सा, फिर 2 से होगा 2 13 सा, और फिर 13 से हो गया 13 1 सा। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 42 इंटू 52, ये क्या क्या हो सकता है 13 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 13 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो क्या बन सकता है, बहुत बड़े बड़े नंबर भी बन रहे हैं, देखिए जैसे 13 2 ज़ा 26 बनेगा, है ना, और बहुत बड़ा हो गया नंबर। 7 4 ज़ा 28 बन जाएगा, 28 है ना, तो ये 28 26 तो आसपास के नज़र आ रहे हैं नंबर, नहीं बड़ी बात।
देखिए जी और कुछ होता हो तो। अब 13 जो है 13 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 26 बनेगा। कम से कम 2 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अगर 13 को 13 ही छोड़ें तो इसके आसपास का नंबर ढूंढो। 15, 14 या 12 मिल रहा है क्या? 7 2 14 बना सकते हैं। 7 और 2 14 और 3 4 12। अरे बन गया बन गया। हमने क्या करा 13 को 13 छोड़ दिया, 7 इंटू 2 लिख लिया। 7 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई, ये तो 14 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 13 और 2 2 4 3 12। 2 इंटू 2 इंटू 3 ये हो गया। तो ये बन गया 14 इंटू 13 इंटू 12। समझ गए कि नहीं बताओ? Yes, sir. ठीक है। अगर इस तरीके से ना हो ना तो चाहे तो एक्सपेंड करके कर लेना। एक्सपेंड करके आपकी ये क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। खैर क्यूबिक इक्वेशन बड़ा लंबा हो जाता है, तो इसको सीधा ऐसा करें 21 माइनस आर इंटू 20 माइनस आर इंटू 19 माइनस आर इज इक्वल टू 14 इंटू 13 इंटू 12। किसी को भी किसी के भी बराबर रखो। 21 माइनस आर को 14 के इक्वल रखो। तो 21 माइनस आर इज इक्वल टू 14। माइनस आर को उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा ये 21 माइनस 14 हो गया। 14 को इधर, माइनस आर को इधर ले आए, तो आर की वैल्यू क्या होगी 7। बताइए क्लियर है? Yes, sir. चलिए ठीक है जी। उसके बाद देखिएगा, चलिए बस अभी आज इतना ही कर लीजिए। और ये जो पुराने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 के जो 3-4 क्वेश्चंस आपके बच रहे हैं वो कंप्लीट करिए। जो डाउट है मेरे से पूछना अगली क्लास में, ठीक है? परसों जैसे संडे है ना, मैं परसों क्लास ले सकता हूँ आपकी। मैं बता दूंगा आपको, कल बता दूंगा टाइमिंग क्या होगी। Okay, okay, sir. ठीक है, चलिए जी, ओके Okay. ठीक है। आरव आगे का भी करके भेजना मुझे।